नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार। मैं हूं एस कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं मैथ्स की 5वीं यूनिट के बारे में, जो आपके 10 नंबर की हैं और इसका नाम है मूल्यांकन। इसको अपन इस प्रकार से समझेंगे कि दो वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। पहले वीडियो के अंदर छोटे प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं और अगले वीडियो के अंदर इसके बड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो छोटे प्रश्नों को अपन देखते हैं। छोटे प्रश्नों में अगर आपसे बात करूं तो पाठ्यचर्या और मूल्यांकन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैंने यहाँ निकाल लिए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों में से अपन छोटे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से वस्तुओं का मापन संभव है। यानी कि मूल्यांकन आप क्यों करते हो? ताकि सब चीज़ों का मापन हो जाए। बालक जो हैं वो जितना भी सीख रहा है उस चीज़ को आप टेस्ट कर पाओ, इसलिए आप मूल्यांकन करते हो। तो ये चीज़ किसने कही है? तो ये आपके गुड्स ने कही है। किसने कही है? गुड्स ने कही है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सही ढंग से मापन होता है। तो ये गुड्स ने कहा है। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी ने कितने गणितीय कौशल बताए हैं? तो ये इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 11 प्रकार के जो कौशल होते हैं वो गणित सीखने में मदद करते हैं। उसको अपन आगे बात करेंगे। इसके बाद प्रश्न है अगला कि आधार रेखा मूल्यांकन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बॉर्डर लाइन असेसमेंट। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आधार रेखा मूल्यांकन जो है समस्यात्मक बालकों का किया जाता है। उनका IQ लेवल 80 से 89 के बीच में होता है। तो ये जो मूल्यांकन होता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन करती हैं? वर्तमान में हम जो पढ़ा रहे हैं वो किस प्रकार का अपन टेस्ट करते हैं, उस किस प्रकार से उसको आकलित करते हैं। तो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो ज्ञानात्मक पक्ष का क्या करती हैं? मूल्यांकन करती हैं। जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो अच्छा व्यक्ति माना जाता है और जिसको कम नॉलेज है वो अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता है। तो सिर्फ ज्ञान का ये जो है मूल्यांकन करने वाली होती हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि निदानात्मक परीक्षण डायग्नोसिस टेस्ट क्या होता है? तो यह एक ऐसा परीक्षण होता है जहाँ डायग्नोस किया जाता है, पता लगाया जाता है कारणों का। अब किसके कारण पता लगाए जाएंगे? तो बालक कुछ ऐसे होते हैं जिनको समस्याएं आती हैं, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो या फिर उनके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड, विद्यालय से रिलेटेड। तो कुछ जो समस्याएं बालकों को आती हैं उन समस्याओं का पता लगाना, उनके कारणों को जानना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। और इस परीक्षण के बाद, यानी निदानात्मक परीक्षण के बाद जो परीक्षण होता है उसे उपचारात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो इस प्रश्न को अपन पढ़ते हैं कि उपचारात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण जो है क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि समस्यात्मक बालकों के लिए जो वापस रीटीचिंग करवाई जाती हैं उसे अपन उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। इसके बाद अगले जो स्लाइड हैं उसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि RTE 2009 कब लागू हुआ? RTE को शॉर्ट में बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कई बार पेपर में पूछा गया है कि RTE 2009 किस वर्ष लागू किया गया था और कब लागू किया गया था। हालांकि इसका नाम 2009 है परंतु ये 2010 के अंदर पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। तो आपको याद रखना है 2009 नहीं लगा के आना है, 2010 लगा के आना है। अब 2 या 3 नंबर के जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, अति लघुतरात्मक लघुरात्मक प्रश्न, उनको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर पहला प्रश्न है कि RTE 2009 जो है वो क्या होता है? दोस्तों RTE 2009 के बारे में अगर छोटा प्रश्न आए तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो अगर बड़ा प्रश्न आता है तो उसको मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इसी यूनिट की, उसके वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस सबसे पहले तो जानते हैं कि RTE का ऑफिशियल जो वर्तमान में नाम चलता है वो क्या है। इसको सिर्फ शिक्षा का अधिकार नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका पूरा नाम है। और इसे पूरे भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू किया गया था। वर्तमान में ये जम्मू एंड कश्मीर में भी चलता है क्योंकि वहाँ धारा 370 जो है हटा दी गई हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आपसे एक लाइन में उद्देश्य पूछे तो इसका उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं
उन बालकों को शिक्षा दी जाएगी, वो भी निःशुल्क। यानी कक्षा 1 से 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट फ्री में करवाती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, अगले जो प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसको सीखेंगे। इससे पहले आप एनसीएफ के बारे में जान लो कि एनसीएफ क्या होता है, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों होता है और वर्तमान में ये प्रणाली लागू होने के बाद क्यों आती हैं। तो सबसे पहले एनसीएफ को समझते हैं कि एनसीएफ क्या है। दोस्तों एनसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। पाठ्यचर्या का मतलब होता है पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी, ये जो सभी चीज़ हैं वो एक जगह किस प्रकार से होनी चाहिए उसको यहाँ डिस्कस किया जाता है। जैसे कि एनसीईआरटी द्वारा 2005 में इसे जब लागू किया गया था तो इसका एक मोटो था, एक उद्देश्य था, शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के, तो आप समझ रहे हो कि शिक्षा जो है पहले बस्ते का बोझ होता था, परीक्षा का भय होता था, तो उस चीज़ को कम करने के लिए प्रोफेसर यशपाल के एक कोटेशन को यूज में लिया गया जिसका नाम था शिक्षा बिना बोझ के। अब इसका प्रमुख उद्देश्य देखें तो एनसीएफ के प्रमुख उद्देश्य और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य एक जैसे होते हैं। दोनों का कार्य क्या है, शिक्षा को बाह्य वातावरण से जोड़कर बताना, यानी पढ़ाते समय बाह्य वातावरण को भी ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती हैं। शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों के अनुसार मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम का जो बोझ है उसे कम करना चाहिए और राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा देकर उसके अंदर राष्ट्रीय मूल्यों को विकास करना चाहिए बालक के अंदर। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास से यहाँ तात्पर्य है कि केवल ज्ञान को नहीं देखा जाएगा, उसके व्यवहार, उसके जो दूसरा परिप्रेक्ष्य हैं, सभी तरह के जो क्षेत्र होते हैं, ज्ञान, अवबोध, खेलकूद, इन सभी को यहाँ देखा जाएगा। तो सर्वांगीण विकास किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को उसके बाद समझेंगे। तो यहाँ अब समझते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसकी अवधारणा समझते हैं। वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था में बालकों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कौन सी व्यवस्था की गई है, सतत एवं समग्र या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपनाया गया है, जिसमें बालक के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके अंदर सीखना एवं परीक्षा के साथ साथ चलने से उसमें जो है परीक्षा का भय नहीं रहता है। यानी जो है सीख भी रहा है बालक और साथ के साथ उसको परीक्षा भी होती रहती हैं। जो सीखता है उसी का पेपर जस्ट बाद में होता है। तो इससे बालक में परीक्षा का भय नहीं रहता है, बल्कि उसका जो है उत्तम विकास की दिशा में जो है अधिगम होता है। अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली जहाँ सीखने के साथ साथ परीक्षा हो, ताकि जो है बच्चे में परीक्षा का भय खत्म हो जाए और उसको अच्छा अधिगम हो, यानी उसका अच्छा व्यवहार परिवर्तन हो, यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। और इसके उद्देश्य मैंने आपको पहले बता दिए हैं, जो एनसीएफ के उद्देश्य है वही इसके उद्देश्य होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि यह मूल्यांकन प्रणाली किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों इस मूल्यांकन प्रणाली में केवल शैक्षिक परिवर्तन, यानी कि केवल पढ़ाई लिखाई को ही नहीं देखा जाता है, बल्कि उसके साथ साथ सह शैक्षिक विकास, जो खेल कूद, व्यवहार, ये सब होता है, उनको भी जांचा जाता है, परखा जाता है, अर्थात सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। और इसके अंदर 3 मूल रूप से क्षेत्र आते हैं। सीसी यानी समग्र मूल्यांकन जो है, इसके अंदर 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। पहला क्षेत्र है शैक्षिक क्षेत्र, यानी पढ़ाई वाला क्षेत्र, जहाँ बालक की पढ़ाई लिखाई देखी जाती है। दूसरा है सह शैक्षिक क्षेत्र, इसके अंदर विद्यार्थी के जीवन कौशल, जो उसने कुछ सीखा है उसका वो प्रयोग कर पाता है, उसकी मनोवृत्ति, उसकी अभिरुचि कैसी है उसको देखा जाता है। इसी के साथ साथ तीसरा क्षेत्र है सह शैक्षणिक क्षेत्र, पढ़ने के साथ साथ उसे साहित्य पढ़ने के अंदर शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, आईसीटी यानी कंप्यूटर और सृजनात्मकता, इन सभी को भी सिखाया जाता है। साहित्य मतलब होता है साहित्य लिखना, पढ़ना, कहानियाँ बनाना, मनोरंजक चीज़ें बनाना। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा दी जाती हैं। आईसीटी का मतलब होता है आपके कंप्यूटर की भी नॉलेज दी जाती है। और सृजनात्मकता, कुछ नई चीज़ें निर्माण करने की भी जो है उसको शिक्षा दी जाती है। तो ये आपके समग्र मूल्यांकन के अंदर आता है। तो ये छोटे प्रश्न हो गए हैं जिनको अपन ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो है कल बड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उसके लिए मूल्यांकन किस प्रकार से होता है,
और बच्चे आरटी को किस प्रकार से लेते हैं और एनसीएफ के बड़े प्रश्न जो आते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाएगा।